हाय फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जी आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, कल हमने वीडियो बनाई थी कि हाउ टू फाइल ITR 4, जो कि हमारी वीडियो फेल हो गई थी। हमने रिटर्न फाइल करने की पूरी कोशिश की थी, काफ़ी स्टेज तक हम आगे चले गए थे, लेकिन साइट के प्रॉब्लम की वजह से हम फाइल नहीं कर पाए थे। साइट बाय हमें एरर दे रही थी, हम इस कारण की वजह से हम नहीं फाइल कर पाए थे। तो अभी ये जो वीडियो है, जहाँ पे मैं आपको आज के दिन बताऊंगा कि किस तरह से ITR 4 फाइल करना है। मैंने आज भी ऑनलाइन फाइल करने की कोशिश की थी, लेकिन वही एरर आ रहे थे। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसे ऑफलाइन यूटिलिटी में फाइल करके आपको सिखाऊंगा कि आप ऑफलाइन किस तरह से फाइल कर सकते हैं। वो बेटर रहेगा क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी अभी तक ठीक से काम नहीं कर रही है। तो बेटर वे कि आप इसे ऑफलाइन डाउनलोड करें और ऑफलाइन फाइल करें। तो बहुत ही ईजी है वो भी। आपको यहाँ पे होम पेज पे आना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे डाउनलोड पे जाना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी ITR 1 to ITR 4। तो यहाँ पे आप ITR 1 to 4 कोई भी ITR आप फाइल कर सकते हैं। कॉमन ITR यूटिलिटी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1, 2, 3 and 4 for 21-22 ITR 1, 2 and 4 have been enabled in the utility. Part relating to ITR 3 will be made available shortly। तो ITR 1, 2 और 4 तो आप फाइल कर ही सकते हैं वाली यूटिलिटी से। तो आप इसे डाउनलोड पे क्लिक कर दें। यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा, हम इसे ऑनलाइन फाइल करेंगे। सबसे पहले तब तक आपको क्या करना है, एक बार इसे लॉगिन करके ये जो है अपना जेसन फाइल डाउनलोड कर लेने की है। मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से डाउनलोड प्रीफिल डाटा, इस पर क्लिक करें, अपना करंट ईयर सेलेक्ट करें, कंटिन्यू करके ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। कौन सा ITR हम फाइल कर रहे हैं, ITR 4 वो सिलेक्ट करेंगे। ओरिजिनल रिटर्न है हमारा। तो यहाँ पे ऑफलाइन यूटिलिटी पे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीफिल डाटा भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो हम इसे हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, ये यूटिलिटी को। अभी हम ये डाटा डाउनलोड करेंगे और ये वाली यूटिलिटी में भर के हमें यहाँ पे आके इसे अपलोड करना है। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे लास्ट में जैसे लिखा हुआ है, तो ये हमारी यूटिलिटी पे डाउनलोड हो गई है। ये दोनों को ओपन करेंगे, ये दोनों को कट करके आपके जो भी फोल्डर रिस्पेक्टिव वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अभी हम डेस्कटॉप पे बना लेंगे एक फोल्डर। यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यूटिलिटी पर डबल क्लिक करें। ये यहाँ पे इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा, इसे इंस्टॉल होने दें। ये ऑफलाइन ही आप फाइल करें। यदि आपको जल्दी है ITR फाइल करने की, तो आई विल रिकमेंड कि आप ऑफलाइन ही फाइल करें। ऑनलाइन में काफ़ी गड़बड़ हो रही है, ऑनलाइन में बहुत सारा डाटा उनका मिसमैच हो रहा है। और आप जो भी भरेंगे, आप बैंक अकाउंट जो अपने लास्ट ईयर भरोगे, वो बैंक अकाउंट में फिर वैलिडेट नहीं हो रहे हैं। कम से कम में एक वीडियो डाली हुई है कल की, आप मेरे वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे 36 एरर आइडेंटिफाइड किए हुए हैं ग्रुप ऑफ CA और अदर टैक्स कंसल्टेंट्स वगैरह ने। जहाँ पे जो न्यू वेबसाइट पे प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी ऐसी 36 प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हुई हैं, और भी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो ऑनलाइन तो बिल्कुल फाइल मत कीजिएगा जब तक साइट स्टेबल ना हो जाए। तो ये ऑफलाइन यूटिलिटी है, आप इसमें फाइल कीजिएगा, बहुत ही स्मूथ तरीके से फाइल होगा। क्योंकि देखिए इनिशियलाइज हो रहा है, इसे होने दीजिए थोड़ी देर। एक बार इसे सेटअप होने दीजिए। सेटअप हो गया है। अभी आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल जैसा ऑनलाइन जैसा यूजर इंटरफेस है, वैसे ही यहाँ पे यूजर इंटरफेस मिलेगा। लेकिन ये स्टेबल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी हमारा क्या है, डाउनलोड प्रीफिल डाटा। यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इंपोर्ट, यदि आपने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट डाटा, इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR फिल इन ऑनलाइन मोड। यदि आपने ऑनलाइन मोड में कोई डाटा
बना के रखा हुआ है, तो आप उसे भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके ड्राफ्ट मोड को, और यहाँ पर आप उसे ओपन कर सकते हैं। अभी हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, और आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके उसे डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो वेबसाइट पे ले जाएगा, वेबसाइट पे ले जाके वो इसे डायरेक्ट इंपोर्ट करेगा। लेकिन अभी साइट ठीक से नहीं चल रही है तो हम इसे ट्राई नहीं करेंगे। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, साइट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके आपको पैन नंबर डालना है आपका। पैन नंबर डाल के AY सेलेक्ट करके प्रोसीड। अभी यहाँ पे आपको जेसन फाइल अटैच करने की बात कर रहा है, तो आपको आपके पाथ का फोल्डर ये पाथ देना है, फोल्डर का पाथ जहाँ पे आपने वो सेव की है। सक्सेस, फाइल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। प्रोसीड पे क्लिक करें, ये बेसिक डिटेल आ गई है। इंपोर्ट इंडिविजुअल HUF अदर, जिस तरह से ऑनलाइन में फंक्शन आता है वही सब इधर आ रहे हैं। हम इंडिविजुअल हैं, आगे जाएंगे। कौन सा ITF फिल करना है, ITF 4 फिल करना है। प्रोसीड। यहाँ पे जाने के बाद में ये सेम यूजर इंटरफेस ऑनलाइन में भी आता है, सेम ऑफलाइन में भी आ रहा है, तो आप ऑफलाइन ही फाइल कीजिएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं जो आपको रिक्वायर है टू फाइल कोई भी ITR, उनके यहाँ पे सैंपल भी बताए हुए हैं, तो आप सैंपल भी देख सकते हैं किस तरह का कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, वैसे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके रखने हैं। अभी हम करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके कौन कौन सी रीज़न की वजह से आप ये ITR फाइल कर रहे हैं। तो हमारे में ये रीज़न और फर्स्ट और थर्ड रीज़न है। ये सेकंड रीज़न जो है अबाउट इट्स टॉक अबाउट 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 113(1), जहाँ पर 3 कंडीशन बताई हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा आपने डिपॉजिट किया है फंड, 2 लाख से ज़्यादा की फॉरेन ट्रेवल की है, और 1 लाख से ज़्यादा आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। यदि इन 3 में से कोई है तो आप इसे सिलेक्ट करें, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट। ओके, अभी आपको जो ITR है 3 स्टेप में यहाँ पे फाइल करना है। वैलिडेट रिटर्न, कंफर्म योर रिटर्न समरी और वेरीफाई एंड सबमिट। तो हम जो है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि ये है, ग्रॉस टोटल इनकम जो कि ये है, डिस्क्लोजर जो कि यहाँ पे नीचे है। ऐसी टोटल यहाँ पे 6 हैं, ये 6 यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपका टाइम बताया हुआ है। तो अभी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। हमने 26 एज, मैंने ऐसा ऑलरेडी चेक किया, 26 एज में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप आपके केस में सबसे पहले 26 एज चेक करें, वो भी डाउनलोड करें और फिर उसके बेसिस पे रिटर्न आगे फाइल करें। तो हम यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो रिटर्न है हमारा 113(1) में हम फाइल कर रहे हैं, जो कि है बिफोर ड्यू डेट। 4 होता है आफ्टर ड्यू डेट, यानी तो बिलेटेड रिटर्न होता है जो कि आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया जाता है। 5 होता है रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए, और कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए 119 टू बी किया जाता है। यदि आपको नोटिस मिलेगा, आप नोटिस के रेफरेंस के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप इनमें से सिलेक्ट करेंगे रिस्पेक्टिव सेक्शन। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC? तो यहाँ पे हमारा आंसर है नो। ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जहाँ पे मैंने आपको टैक्स कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया है एक्सेल में बना के, जहाँ पे आप आपकी इनकम डालेंगे तो आपको बताएगा कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है, आप पुराने वाले में रहें या नए वाले में जाएं। तो वाली वीडियो जरूर दिखेगा, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी और आपको बहुत पसंद आएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो ये करने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 113(1)? तो यहाँ पर हम ऑलरेडी नो कर चुके थे, तो यहाँ पर नो आ गया। वेदर द रिटर्न इज बीइंग फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट, तो यहाँ पर नो करना है। प्लीज डिक्लेयर डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर आपको आपके सारे बैंक अकाउंट डालने हैं। यहाँ पर भी एक ही बैंक अकाउंट आ रहा है। यदि आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे सारे बैंक अकाउंट इंपोर्ट करेंगे, ऐड करेंगे। मेरे केस में और भी है, तो मैं आपको ऐड करके बताता हूँ कि इस तरह से ऐड करना है। एक तो ये वाला बैंक अकाउंट है, यहाँ से आप इसे व्यू कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का बैंक अकाउंट है। अभी हम 2 बैंक अकाउंट और ऐड करने वाले हैं, तो मैं आपको ऐड करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको IFSC कोड लिखना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक नेम ऑफ द बैंक ले लेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड कर देना है।
तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर दिए हैं, ये 2 बैंक अकाउंट मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स ये याद रखना है कि जब भी आपके जो रिटर्न है उसमें यदि रिफंड का केस है तो आपको आपका बैंक अकाउंट जो है पहले प्री वैलिडेट कर लेना है वेबसाइट पे जाके। यदि आपने प्री वैलिडेट नहीं किया होगा तो आपका रिफंड नहीं आएगा। रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज प्री वैलिडेटेड। तो किस तरह से प्री वैलिडेट करना है, यदि आपको वो चाहिए तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा। आप मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यू नीड दिस वीडियो, तो मैं वो भी बना दूंगा। तो यहाँ पे जो है बहुत ही सिंपल है, आपको ऐड में जाके यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। ऐड करके हम आगे जाएंगे, ये यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भरना रह गया था हमारा, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करना है क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं। कंफर्म। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हम क्लिक कर चुके हैं। ओके, फिर से कर लेंगे कंफर्म। ओके, तो हमारे देखिए यहाँ पे फर्स्ट टैब जो है कंफर्म हो चुका है। उसके बाद में अभी हमारे सेकंड टैब जो है वो एक्टिव हो चुका है। जैसे जैसे हम टैब बढ़ते जाएंगे हमारा नेक्स्ट टैब जो है एक्टिव होता जाएगा। अभी हम सेकंड स्टेज पे हैं, फर्स्ट मेन स्टेप के। तो अभी हमें ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे जो है ये आपको ऑल सोर्स ऑफ इनकम दिखेंगे यहाँ पे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पे अदर सोर्स। ये 4 तरीके के सोर्स ऑफ इनकम जो है हमें यहाँ पे फिल करनी है। ऐसे केस जो भी आपका होगा उस हिसाब से आपको ये फाइल करना है। अभी हमारे केस में जो है सैलरी नहीं है। यदि आपके केस में सैलरी के साथ साथ में आप अदर इनकम और प्रोफेशनल इनकम अर्न करते हैं तो आप ये वाले सैलरी क्लॉज भी फाइल करेंगे। ये भी बहुत ईजी है। मैं ITR 1 का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये किस तरह से फाइल करना है मैंने बताया है। जहाँ पे मैंने ये हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, हाउस प्रॉपर्टी का मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा। यहाँ से सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी हाउस प्रॉपर्टी है। वो हाउस प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हैं तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड कीजिए। यदि आपने उसे रेंटेड आउट किया हुआ है तो उसे आप लेट आउट सिलेक्ट कीजिए। नहीं तो यदि आपके पास 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हैं तो 2 प्रॉपर्टियों को छोड़ के जो भी जितनी प्रॉपर्टी वो सब डीम्ड टू बी लेट आउट होगी। तो यहाँ पे जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आपने लोन लिया हुआ है, लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ पे मिलेगा। जितने पे आपने लोन लिया हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जो भी अमाउंट आएगी तो टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग ये पीरियड जितना भी आता है वो पूरा आपको यहाँ पे डालना है। और 2 लाख रुपए तक का लिमिट है, उतने तक का आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हमारे केस में नहीं है तो हम फिलहाल इसे छोड़ देंगे। हमारा केस जो है वो है अबाउट बिजनेस इनकम, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम और अदर सोर्सेज वाले इनकम। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो ब्लॉगर है, फ्रीलांसर है और यूट्यूबर रहा तो वो भी इसे फाइल कर सकता है। तो वो जो है ये स्किल से रिलेटेड चीज़ है तो वो प्रोफेशन में आती है। प्रोफेशन में जो लोग ITR 4 फाइल करते हैं उनके पास ऑप्शन होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अंडर सेक्शन 44 ADA उनके पास राइट रहता है कि 50% से जितनी भी उनकी टोटल अर्निंग हुआ है, टोटल रिसीट हुई है, टोटल टर्नओवर हुआ है, उसका 50% से ज़्यादा वो शो कर सकते हैं। उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं वीडियो में, ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। ये जो है 50% की लिमिट ये मिनिमम है। मिनिमम 50% के ऊपर आपका प्रॉफिट होना ही चाहिए। आपको मिनिमम 50% के ऊपर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम सपोज 11 लाख हुई है और आपने उसमें से कुछ खर्चा ही नहीं किया हुआ है, आपके बैंक अकाउंट को देख के क्लियर समझ में आता है कि आपके पास 11 लाख रुपए आए, देखिए आपने खर्चा सिर्फ 2 लाख रुपए किया, तो आपकी इनकम जो है वो 9 लाख रुपए हुई। तो आप यहाँ पे 50% के ऊपर हैं तो 11 लाख का 50% 5.5 लाख रुपए के ऊपर है तो 6 लाख रुपए दिखाएंगे तो नहीं चलेगा। वो जो 44 ADA में जो कंडीशन बताई हुई है वहाँ पर बोला है एक्चुअल प्रॉफिट और 50% से ज़्यादा विच एवर इज हायर उतना आपको बताना पड़ेगा। 50% से कम तो आप बता ही नहीं सकते हैं। यदि आपको बताना है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन आपको 50% से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको वो बतानी होगी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 11 लाख का सीधा 50% से थोड़ा सा ज़्यादा 51%, 52%, 55% उतना बता के छोड़ देते हैं।
और फिर बाद में उनको नोटिस आती हैं। अभी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिकली लिंक हो चुका है, आपके बैंक अकाउंट, आपके सारे हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स, एवरीथिंग इज ऑन देयर रिकॉर्ड। और बैंक अकाउंट भी अभी सब लिंक है। जब भी उनको कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी, उन्हें आसानी से मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, समझना है कि किस तरह से आप आपका ये रिटर्न अच्छे से फाइल कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट जो भी होगी, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जितने भी बैंक अकाउंट है सब मैंने यहाँ पे एक के नीचे एक सारी की सारी एंट्री डाल दी है मैंने यहाँ पे। मेरे पास टोटल 3 बैंक अकाउंट है, एक्सिस बैंक, SBI और HDFC। तीनों की एंट्रियाँ मैंने एक के नीचे एक डाल दी है। वहाँ पे डाल के मैंने यहाँ पे सब लिंक लगा दिया है कि किस किस तरह की मेरी इनकम है, मेरे एक्सपेंसेस जो भी क्रेडिट साइड में आ रही है वो सारी मेरी इनकम है, डेबिट साइड में जो भी आ रहा है मेरा सारा खर्चा है। तो यहाँ पे आप नरेशन पे से फिल्टर लगा के ये पता कर सकते हैं कि आपकी किस तरह की इनकम है। मैंने वैसे ही यहाँ पे एक रिमार्क का कॉलम डाला और मेरी इनकम के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ हेड्स बना लिए। मेरी जो इनकम है वो है FD का इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट, और मेरे क्रेडिट साइड में जो एंटर आई है वो है FD मैच्योरिटी होने की इनकम आई है, मेरे LIC मैच्योर्ड होने की इनकम आई है। LIC मैच्योर्ड नहीं है, LIC में इन्वेस्टमेंट की है, डेबिट साइड की वाली इनकम है, खर्चा है ये। और मेरे बैंक अकाउंट में आया है इनकम, जो मेरी क्रेडिट साइड में जो भी मेरी पूरी इनकम है, मैंने पोस्ट में इन्वेस्ट किया है, PPF में इन्वेस्ट किया है। ये मेरे मेन हेड है इनकम, जो भी क्रेडिट साइड है वो पूरी इनकम, डेबिट साइड है वो एक्सपेंसेस। अभी डेबिट साइड में जो एंट्री है उसमें कुछ LIC भी है, पोस्ट में इन्वेस्टमेंट भी है, PPF में भी इन्वेस्टमेंट है, वो मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अदर जो भी मेरा बिजनेस से रिलेटेड है, मेरा कोई भी पर्सनल पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे खर्चा नहीं किया है। मेरी इनकम में आए हैं ये 3 हेड, इंटरेस्ट या तो सेविंग बैंक का, मेन सोर्स ऑफ इनकम या तो फ्रीलांसिंग की और ये ब्लॉगिंग की, और मेन है FD इनकम, FD का इंटरेस्ट की। इसको करके मैंने यहाँ पे एक समरी बनाई है जहाँ पे से मुझे पता चलता है कि इतना मेरा कैश विड्रॉवल है, मेरे इतना एक्सपेंसेस है, इतनी मेरी टोटल इनकम हुई है, ये मेरा सेविंग का है, पोस्ट में इतना इन्वेस्ट किया है, PPF में इन्वेस्ट किया है, LIC में इतना इन्वेस्ट किया है, FD में मैंने इतना इन्वेस्ट किया है। तो मेरी टोटल इनकम जो है वो है ये दोनों प्लस ये FD का इंटरेस्ट। ऐसा टोटल मेरा 1095 की मोटा मोटी इनकम मुझे बैंक स्टेटमेंट से मिलती है। ये देखिए यहाँ पे आया 1095। तो ये जो है FD का मैच्योरिटी अमाउंट है, इसका इंटरेस्ट जो है FD का मैंने सेपरेट यहाँ पे निकाल लिया। बची कुछ मेरी FD मैच्योर हुई थी, मेरा पैसा मुझे वापस मिला, मेरे को इनकम नहीं है। तो इसका आपको क्या करना है, आपको टोटल इनकम एक बाजू में निकाल लेने की है। मेरी सेविंग का इतना है, FD का इतना है, टोटल मेरा इंटरेस्ट इतना हो गया। आपने यहाँ पे से इनकम निकाल लेनी है कि टोटल इनकम जो है मेरी, ये जो इनकम है 1066 वो ये वाली है। मेरा एक्सपेंसेस जो हुआ है, एक्सपेंस में मेरे है टोटल ये एक्सपेंस प्लस जो कैश विड्रॉ किया मैंने, कुछ एक्सपेंस कैश में भी किया है, उसके लिए मैंने कैश विड्रॉ की थी। ऐसे टोटल मेरी जो है कैश विड्रॉल और ये एक्सपेंस, ये दो मेरे खर्चे हैं। उसके अलावा मैंने पोस्ट में डाले हैं 5 लाख, PPF में डाला इतना, LIC में डाला इतना। ये 3 जो है मेरा कोई खर्चा नहीं है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हुई 1066। वो कैसे आई, ये 1066 की बिजनेस से रिलेटेड होने वाली मेरी इनकम ये है। इसमें मैंने खर्चा कितना किया, 293 का एक्सपेंस, 164 का कैश विड्रॉल। टोटल मेरी नेट इनकम कितनी आती है 6,08,000। मेरी ग्रॉस रिसीट कितनी है 10,64,000। इसका 50% कितना होता है, इतनी तो मेरी मिनिमम 5 लाख देती जाए, इतनी तो मेरी मिनिमम इनकम होनी ही चाहिए। लेकिन मेरे एक्चुअल में जो मेरी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से इनकम हो रही है वो हो रही है 6,08,000 रुपये। तो मुझे विचएवर इज हायर, ये और ये, तो 6,08,000 रुपये की मुझे मिनिमम इनकम तो बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट का स्क्रूटिनी करना बहुत जरूरी है रिटर्न फाइल करने से पहले। कभी भी इसे किए बिना आप रिटर्न फाइल मत करना, अदरवाइज आपको नोटिस आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और आपका रिटर्न भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे करने के बाद में एक समरी बना लो। ये वाली जो इनकम है ये आपके प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग से इनकम हो गई। सेविंग से आपका जो पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट था, ये सेविंग का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल आपकी इनकम हो गई। इसमें से आपने PPF में इतना डाला, पोस्ट में इतना डाला, LIC में इतना डाला, लेकिन टोटल ATC में जो डिडक्शन मिलता है वो 1.5 लाख रुपए तक ही मिलता है। यहाँ पर 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ATTTA में आप सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है
10,000 रुपये तक का उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हमें सेविंग बैंक पे 20,000 मिला है तो हम 10,000 का यहाँ पे बेनिफिट ले लेंगे। नेट इनकम हमारी कितनी आ गई, 4,97,356। अभी हमें जो है रिटर्न में ये जो हिस्सा है ये हमें मेन कंप्यूटेशन में चाहिए। 5 लाख से कम इनकम है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो होता है ना, प्रॉपर प्लानिंग से किया तो ये इस तरह से होता है। अदरवाइज लोग पैसे अर्न करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं, खर्चा ठीक से नहीं करते हैं, खर्चा कैश में कर लेते हैं, बैंक में आने नहीं देते हैं, तो ऐसे केस में उन्हें दे एंड अप पेइंग मोर टैक्स, क्योंकि उनकी इनकम यहाँ पे ज़्यादा आती है उस हिसाब से। तो अभी हम रिटर्न की तरफ चलते हैं। ये सब हमें डाटा रिटर्न में अभी फाइल करना है। अभी हम आएंगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इफ यू हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और गुड्स प्लीज क्लिक है, तो यहाँ पे हमें ऐड करना है। ऐड करके ये जो है यहाँ पे 3 टाइप आपको मिलेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स कैरेज। तो ये जो है हम प्रेजेंटिव टैक्सेशन में फाइल कर रहे हैं अंडर प्रोफेशन 44 ADA। हमारे लिए ये वाला टाइप है। जिन लोगों का बिजनेस है और 44 ADA में फाइल कर रहे हैं, उन्होंने ये वाला टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका नेचर ऑफ नेम ऑफ बिजनेस लिखना है। जो भी आपकी प्रोप्राइटरशिप होगी, जो भी आपका रजिस्टर्ड नेम होगा, नहीं है तो आपको खुद का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको आपका जो बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना होगा, आप कौन से कोड में आते हैं आप यहाँ पे पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका टी से रिलेटेड है तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, कॉफी, हॉर्टिकल्चर, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हैं। इनमें से आपको जो भी एप्लीकेबल है आप वो लिखिए। अदरवाइज सबसे आखिरी में अदर देन एल्सवेयर करके है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट। और यहाँ पे है प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो भी ग्रॉस इनकम है, जिस तरह से मैंने बताया, आपका बैंक अकाउंट चेक कीजिए यदि आपने बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको जो इनकम है ग्रॉस रिसीट हुई है वो कैश मोड में कितनी हुई है और अदर देन कैश मोड में कितनी हुई है। कैश मोड में जितनी हुई आप यहाँ पे लिखेंगे, अदर देन कैश मोड में जो हुई है वो इधर लिखेंगे। टोटल टर्नओवर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको ये जो है 6% जितने भी आपकी अदर देन कैश में टर्नओवर हुआ है उसका 6% या फिर उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे लिखना है। इनकम में आपको मिनिमम 6% का इनकम आपके पास होना ही चाहिए, ऐसे वो प्रिज्यूम करते हैं। यदि आपके पास उससे कम है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। यदि आपकी पूरी की पूरी इनकम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हुई है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग आपके बैंक अकाउंट के थ्रू हुई है, तो आपको 6% से ज़्यादा का प्रॉफिट रखना ज़रूरी है। अदरवाइज यदि कैश में हुई तो आपको 8% से ज़्यादा रखना है। तो सपोज यहाँ पर आपकी 10 लाख रुपए इनकम है, 2 लाख रुपए कैश से है, टोटल 12 लाख है। तो आपको यहाँ पे 6% जो है 10 लाख का 6% यानी 60,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे रखना है। यदि आप मान लो 50,000 लिखेंगे तो यहाँ पे एरर देगा आपको। यहाँ पे आपको कम से कम 60,000 से ऊपर होनी चाहिए। हम 70 कर देंगे। ये चले जाएगा। और यहाँ पे 2 लाख जो कैश में है उसमें 8% से ज़्यादा आपके पास होना चाहिए। तो 8%, 2 लाख का 8% आपका 16,000 से ज़्यादा यहाँ पे इनकम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 17,000 कर देंगे। तो इस तरह से आप इसे ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम फिलहाल तो इसे 0 कर देंगे। और हम जाएंगे प्रोफेशन पे। प्रोफेशन में आपको यहाँ पे आपका खुद का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको आपका कोड सेलेक्ट करना है, आप कौन से कोड में आते हैं। डेटाबेस एक्टिविटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। आप ब्लॉगर हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट भी डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। अदरवाइज ये भी आपके लिए आपको यहाँ पे यदि आपको लगता है कि आपसे रिलेटेड यहाँ पे फील्ड अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे सबसे नीचे जो है अदर IT इनेबल सर्विस ले सकते हैं, या फिर सबसे लास्ट में जो है वो ले सकते हैं। अदर कल्चरल एक्टिविटीज नॉट एल्सवेयर मेंशन। तो आप ये वाले सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं आपकी जो भी सर्विस है। ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग। यहाँ पे आप ग्रॉस रिसीट बताएंगे आपकी खुद की,
अभी हमारे केस में ग्रॉस रिसीट जो है बिजनेस से होने वाली वो है 10,66,291। हम यहाँ पे बताएंगे 10,66,291। और अभी वो क्या क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA 50% ऑफ वन और अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न विच एवर इज हायर। देखिए यहाँ पे वही बोलता है, यदि आपने इनकम ज्यादा अर्न करी 50%, तो आपको तो वो बताना है। यदि आपने उससे कम अर्न करी है तो आपको 50% बताना है। और यदि आप बोलते हैं कि नहीं मैंने कम अर्न किया तो मैं कम ही बताऊंगा, तो आपको ऑडिट करवाना है। ये देखिए यहाँ पे पढ़िए, इफ इनकम इज लेस देन 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीव्ड इट इज मैंडेटरी टू हैव टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB एंड अदर ITR एज एप्लीकेबल हैज टू बी फाइल्ड। तो अभी हमारे केस में जो है 50% से ज्यादा हमें बताना पड़ेगा। हमारी टोटल इनकम जो आ रही है वो आ रही है 6,08,000 रुपए। तो हम 533 नहीं है, हमें ये वाली बतानी पड़ेगी 6,08,419। ऐड तो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद में आएंगे अदर सोर्सेज में, हमें इंटरेस्ट की इनकम डालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूछता है, आप चाहे तो यूँ इस तरह से इसे फाइल कर सकते हैं कि यहाँ पे सेविंग बैंक से इनकम है क्या, हाँ है, कितनी इनकम है 20,377। यहाँ पे एक एक आप सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से फाइल कर सकते हैं, या फिर सीधा यहाँ से स्किप द क्वेश्चन करके इनका टेबल चार्ट आएगा, उस हिसाब से आप फाइल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से फाइल कर सकते हैं। इनकम ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट 20,377, ऐड, ऐड अनदर, बैंक पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये पोस्ट और FD का दोनों पे डाल देंगे 28,560, ऐड, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अभी हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई 657,356 इसे कंफर्म करें। सेकंड टैब कंफर्म हो गया। अभी थर्ड टैब डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, इट इज मैंडेटरी टू फिल द डिटेल। तो यहाँ पे आपको अंदर जाना होगा और यहाँ से आपको ये फिल करने होंगे। यहाँ पे जो भी स्टार मार्क दिख रहे हैं वो वहाँ पे आपके फिगर होना जरूरी है। तो अभी आपको यहाँ पे आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स लिखने हैं कि आपका पार्टनर्स कैपिटल, ओन कैपिटल वगैरह जो भी है वो सब आप यहाँ पे फाइल करेंगे। आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप 00 कर सकते हैं। ये जैसे कुछ भी नहीं है तो आप 00 कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो बैंक है वो आपको डालना पड़ेगा, बैंक का बैलेंस कितना है, बैलेंस एज पर बैंक, और कैश इन हैंड आपको ये भी डालना पड़ेगा। जितना भी आपके पास होगी आप उतना डाल सकते हैं। और बैंक का बैलेंस आपके बैंक स्टेटमेंट में चेक करके आपको डालना होगा। यहाँ पे आप 00 फाइल करें। ये आपका इनकम ये जो है बैलेंस शीट आ जाएगा। उसके बाद में आपको आगे देखना है, यदि आपका GST में रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे GST का टर्नओवर लिखना है और यहाँ पे आपको एग्जाम्ड इनकम लिखना है। यदि आपको साल भर में कोई भी एग्जाम्ड इनकम मिली है, जिस तरह से सपोज कि आपको कोई LIC वगैरह थी वो मैच्योर्ड हो गई, उसकी कोई इनकम मिली है, इंटरेस्ट मिला है, बोनस मिला है जो कि एग्जाम्ड है, PF ESIC सुपरनेशन कोई मैच्योर्ड हो गया, ग्रेचुटी मिली है, एग्जाम्ड इनकम है, तो आपको यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है आपके बैंक अकाउंट में बड़ी सी एंट्री आती है, आप उसको रिटर्न में नहीं बताते हैं कि मेरा एग्जाम्ड इनकम है, तो आपको नोटिस आ जाती है। वो ना हो उसकी वजह से याद रहे कि ये वाला शेड्यूल भरना आप ना भूलें।
इसके अंदर आप कंफर्म पे क्लिक कर दें। थर्ड टैब हो गया। फोर्थ टैब है टोटल डिडक्शन। यहाँ पे आपको टोटल डिडक्शंस की लिस्ट दी गई है, जहाँ पे आपको जो भी डिडक्शन एप्लीकेबल है आप इसे फाइल कर सकते हैं। अभी इसके केस में 1.5 लाख का टोटल रिडक्शन इसके पास अवेलेबल है, तो सेक्शन 80C में यहाँ पे हम यस करेंगे। प्लीज प्रोवाइड अमाउंट टू बी क्लेम अंडर सेक्शन 80C। यहाँ पे हमें लिखना है 1,50,000। डोनेशन नहीं है, 80GG नहीं है, 80C है वो भर दिया हमने। 80 TTA है हमारा अगला, तो हमें 80 TTA में जाके आपको 80 TTA पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो आपको आपके 10,000 रुपये तक की अमाउंट लिखनी है। 10,000 तक का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है, उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। डिडक्शन ऑफ 80 TTA इज मोर देन डिडक्शन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये वार्निंग है, इसे आपको चेक कर लेना है कि आपके एम्प्लॉयर ने यदि 80 TTA का इंटरेस्ट दिखाया है तो वहाँ पर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है उसे नहीं पता है, तो ये भी एक तरीके से इनकी गलत है, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए। बट ठीक है, आप ये वार्निंग आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। सिर्फ इतना मेक श्योर कि आप जितना आपका इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट में दिखा रहे हैं, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आप अदर सोर्सेज में दिखा रहे हैं, उससे कम यहाँ पे होना चाहिए और 10,000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में आप कंटिन्यू कर दें। तो ये हमारा 80C का आ गया, 80 TTA का आ गया। और यदि आपने डोनेशन वगैरह दिया होगा तो आपको ये शेड्यूल अंदर जाके भरने पड़ेंगे, बहुत ईजी है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम आगे कंफर्म करेंगे। तो अभी हमारा ये भी हो गया। लास्ट स्टेप है टोटल टैक्स लायबिलिटी। पहले अदर टैक्स पेड है। यदि आपने आपके इनकम असेस करके कोई एडवांस टैक्स भरा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, आपका TDS कटा है, तो वो सबकी डिटेल आपको यहाँ पे आके भरनी है। वैसे तो 26 ईयर्स के बेसिस पे ऑटोमेटिक ले लेता था, लेकिन इनके केस में कुछ है ही नहीं है कटा, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। यदि सपोज आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा होगा तो आपको यहाँ पे जाके वो फिल करना बहुत ज़रूरी है। ये फिल करना भूलना मत, अदरवाइज आपको टैक्स पेबल का रिटर्न फाइल हो सकता है। तो इतना आपको याद रखना होगा। इसके बाद में इसे कंफर्म करेंगे। इसे कंफर्म करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेबल हो जाएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी, अभी हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे 0 है और ये समय बता रहा है। ग्रॉस टोटल इनकम हमारा इतना है 657। आप यहाँ पे से चेक कर सकते हैं 657,356। डिडक्शन है हमारे टोटल 160 के, ये दोनों, और नेट इनकम हमारी है 497 की, वो कि यहाँ पे है। इसके हिसाब से हमारा टैक्स पेबल बनता है 12,000 का, जिसका हमें 87A में रिबेट मिल जाता है। 1.5 लाख के ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है उसको 5% टैक्स लगता है, और 5 लाख से यदि वो कम है तो आपको उतने का रिबेट मिल जाता है। टोटल हमारा 5 लाख से कम है तो जितना भी टैक्स आया हमें वो रिबेट मिल गया। और उसके बाद में यहाँ पे सब है एजुकेशन सेज वगैरह। यदि आपका रिलीफ आपको 89 में लेना है, यदि आप रिटायर हुए लास्ट टाइम, आपको ग्रेजुएटी मिली है, सब कुछ मिला है, बहुत सारी चीज़ मिली है, अरियर्स ऑफ एडवांस सैलरी वगैरह सब मिला है, तो आप उसके लिए रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89, कब आपको उसका टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है डिफरेंशियल अमाउंट का। तो उसके ऊपर मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यदि आप क्लेम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये 10E को फाइल करें इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके। यदि आपने ये फाइल नहीं किया तो आपका ये रिलीफ नहीं मिलेगा और आपको नोटिस आएगी, आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 234A-B-C का इंटरेस्ट की यहाँ पे वर्किंग मिलेगी यदि आएगा तो, और यदि आपने रिटर्न डिले से फाइल किया तो यहाँ पे फीस भी आएगी। तो यहाँ पे आके आपको कंफर्म कर देना है। तो अभी आपका रिटर्न रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपका फर्स्ट स्टेप पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है। तो यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करना है। अभी आपका रिटर्न इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। रिव्यू आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे इन द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ, पैन नंबर आ ही गया है, और बस आपको यहाँ पे आपके फादर का नाम लिखना है। ये भी ऑटोमेटिक ले लेता है वो, सिर्फ फादर का नाम आपको राइट लिखना होगा। यहाँ पे आपको फादर का नाम लिखना है। इधर आप टिक करेंगे और ये वाले जो स्पेसेस है छोड़ दीजिए। क्लिक टू प्रोसीड टू रिव्यू। तो अभी यहाँ पे आपका पूरा जो रिटर्न है वो आपको यहाँ पे उसका ये समरी पूरा मिल जाएगा रिटर्न।
यहाँ पर आपको पूरा रिटर्न देखने को मिलेगा, किस तरह से रिटर्न फाइल हुआ है। ये आपको यहाँ पे आपके इनकम मिल गया फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरी ब्लैंक है, हाउस भी ब्लैंक है। यहाँ पे आपका टोटल अदर सोर्सेज की इनकम आ गई, इसकी डिटेल आ गई, टोटल इनकम आ गया, यहाँ पे डिडक्शन आ गया, टीटीए का डिडक्शन आ गया, टोटल डिडक्शन आ गया, नेट इनकम आ गई, टोटल टैक्स आ गया, उसका रिबेट आ गया, बैंक अकाउंट आ गया, और यहाँ पे ग्रोस रिसीट, और यहाँ पे उसका जो इनकम है वो इनकम आ गया। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट कैश बैलेंस आ गया, और ये आपका पॉजिटिव वैलिडेशन। तो अभी हम यहाँ से पॉजिटिव वैलिडेट करेंगे, सब कुछ बराबर है, नेक्स्ट में जाएंगे। तो ये अभी देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आप यहाँ से पॉजिटिव वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं जैसे, जिसको आप ऑनलाइन ई वेरीफाई कर सकते हैं और ऑनलाइन इसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने हैं, आईडी पासवर्ड, और उसके बाद में आपका ई वेरीफाई कर देगा। यहाँ पे लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड के लिए पूछेगा, जिस तरह से ऑनलाइन पूछता है उसी तरह से बिल्कुल ऑफलाइन पूछ रहा है। यहाँ पे आपको अभी पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करें। ये रिटर्न है हमारा, रिटर्न को यहाँ पे बोल रहा है कि अपलोड करें, तो यस अपलोड पे क्लिक करेंगे। The system will run validation rule on the income tax return. The list of error, if any, will be shown on a completion of validation. तो क्लिक ओके। तो अभी वैलिडेशन करेगा, ऑनलाइन सब चेक करेगा। तो कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, सिलेक्ट द वेरिफिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें ई वेरीफाई का बोल रहा है, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई बाय ITR-V। तो ये है, यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड वेरीफाई द रिटर्न बाय सेंडिंग साइंड ITR-V टू इनकम टैक्स पोर्टल, इनकम टैक्स ऑफिस विद इन 120 डेज। तो हमें ये 3 ऑप्शन है, तो इनमें से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके हमारे ई वेरीफाई कर सकते हैं। हमें फिलहाल ई वेरीफाई लेटर कर देंगे, और आपके पास यदि आधार है, लिंक है, मोबाइल नंबर है, तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ से ई वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। सो क्लिक ओके। ये भी वेरीफाई हो रहा है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, ये ऑनलाइन वेरीफाई कर रहा है, ये ऑफलाइन यूटिलिटी है। ये ऑनलाइन कनेक्ट होके आपके पोर्टल पे जाके इसे वेरीफाई करेगा बैकएंड पे। साइट के प्रॉब्लम की वजह से ये लास्ट स्टेप पे इतना टाइम लगा रहा है, नहीं तो इतना टाइम भी नहीं लगाना चाहिए। तो इसे थोड़ी देर लोड होने देता है। वेल ये हद से ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं ऑलरेडी 10 मिनट वेट कर चुका हूँ और ये अभी भी लोड ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में तो आ गया होगा किस तरह से रिटर्न फाइल करना है। ये लास्ट स्टेप को छोड़ दे तो आपको पूरा रिटर्न समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से अभी वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो जेसन फाइल डाउनलोड की थी, आप उसे ऑनलाइन में जाके उसे ई वेरीफाई कर सकते हैं और उसे वहाँ पर अटैच कर दें और उसे ई वेरीफाई कर लें। चलो हम वो भी एक बार करके देख लेते हैं। आपको यहाँ पे साइट पे आना है, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। मैं वो डालता हूँ, 1 मिनट। तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद में ये इस तरह से मैसेज आता है, ड्यूअल लॉगिन डिटेक्टेड, योर सेशन इज करेंटली एक्टिव इन अनदर विंडो ब्राउजर सिस्टम, क्लिक हियर टू लॉगिन। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए बोल रहा है।
और जो भी हमारा पुराना लॉगिन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो शायद ये हमने यहाँ पे जो ई वेरिफिकेशन के लिए लगा रखा है, यहाँ पे भी हमने आईडी पासवर्ड डाला था, ये वो यहाँ पे बता रहा है ड्यूअल लॉगिन डिटेक्टेड। तो अब यदि मैं ऐसे यहाँ से कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ये हम यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हम जाके देखते हैं कि रिटर्न क्या सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत टाइम लगा रहा था। हमने वेरीफाई लेटर किया था, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बता रहा है। एक बार रिटर्न भी चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से कि व्यू या रिटर्न, तो एक बार 2021 का ही बता रहा है लेटेस्ट। अभी तो रिटर्न नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ से ई वेरीफाई रिटर्न पे आना है, ई फाइल रिटर्न में आना है, बेसिक के सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम ऑफलाइन क्लिक करेंगे, ITR 4 ओरिजिनल प्रोसेड। यहाँ पे ऑनलाइन है, यहाँ पे अटैच योर जेसन फाइल। ये लेटेस्ट वाली वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर फाउंड, प्रोसेड फॉर वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई लेटर, कंटिन्यू। अभी देखते हैं यहाँ पे ई वेरीफाई करते हैं, लेटर पे काम करता है कि नहीं करता है। ऑफलाइन तो नहीं किया था, तो ये लास्ट स्टेप पे आके यहाँ पे प्रॉब्लम दे ही जाता है। ये ऑनलाइन में भी दे रहा है, ऑफलाइन में भी दे रहा है। अभी रिटर्न फाइल नहीं करने दे रहा है, बट हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से हमें पूरा रिटर्न फाइल करना है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो पे तो काफ़ी मेहनत की है। यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी वाली वीडियो। और इसमें कुछ रह गया है, कुछ मतलब ये काफ़ी साइट की एरर, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा ठीक से नहीं बता पाया। तो एक बार सब ये ठीक से शो हो जाएगा तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा ITR 4 के ऊपर, और भी तरह के पॉइंट जो रह गए वो सब कवर करूंगा। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। मेरी न्यू वीडियो आने पे आपको पता चल जाएगा उससे। और फ्रेंड्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वाली वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। सी यू, टेक केयर।